ग्राफ्स में सबसे पहला ग्राफ जो अपन लोग पढ़ते हैं वो होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को अपन लोग और क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें टाइम अगेंस्ट अपने को पोजीशन प्लॉट करना होगा। ठीक है, अब इसमें तीन टाइप का ग्राफ बनेगा। कौन से तीन टाइप के ग्राफ होंगे? पहला, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, रेस्ट पे है मतलब कोई भी चीज तुम्हारे सामने जो पड़ी हुई है उसको देख लो, 5 मिनट के बाद देखोगे तो भी वो चीज वहीं पड़ी रहेगी। इसका ये मतलब है कि दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू। क्योंकि तुम लोग इस एक जगह बैठे हुए हो, स्टेशनरी हो, वो ऑब्जेक्ट भी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन क्या चीज आगे बढ़ेगा? टाइम आगे बढ़ेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जब अपन प्लॉट करते हैं तो टाइम को अपन लोग हमेशा रखते हैं एक्स एक्सिस में, पोजीशन जिसको मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट को अपन लोग रखते हैं y एक्सिस में। और मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट मेरे से 3 मीटर दूर है तो 1 2 3 मीटर यहाँ पे लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट को अपन कैपिटल एस से लिखेंगे, टाइम को स्मॉल टी से। ठीक है, तो वो जब मैं देखना उसको शुरू किया, मतलब 0 सेकंड पे देखता हूँ 3 मीटर दूर है, 1 सेकंड के बाद भी वो मेरे से 3 मीटर दूर है, 2 सेकंड के बाद भी वो 3 मीटर दूर है, 3 सेकंड के बाद भी। तो कैसा ग्राफ बनेगा? अपना ग्राफ एक बनेगा स्ट्रेट लाइन वाला। तो ये वाला तो सिंपल ग्राफ हो गया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाला। दूसरा केस क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट इन मोशन में अपन क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन लिखूंगा इसको, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये वो वाला मोशन होता है जिसमें अपनी गाड़ी अगर चल रही है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है मतलब अपने को कैसे पहचानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। ये याद रखना, 9th की चीज है ये, कोई नया चीज नहीं बता रहा। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। क्योंकि घड़ी देखना तो मेरे हाथ में है, तो कितने कितने देर में देखूंगा वो इक्वल ही रहता है हमेशा। डिस्टेंस मेरे हाथ में नहीं है, मेरे सामने से एक साइकिल वाला या एक कार निकल रहा है, वो गाड़ी कैसा चला रहा है वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ वो एक एक सेकंड में 5-5 मीटर गाड़ी बढ़ाता है तो मैं उसको बोलूंगा यूनिफॉर्म मोशन। और अगर उसका कुछ, जब मैं एक सेकंड में देखता हूँ कभी 5 मीटर, कभी 7 मीटर, कभी 8 मीटर ऐसे चला रहा है तो मैं उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलूंगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में अपन लोग क्या देखते हैं कि हर एक सेकंड में या हर एक यूनिट टाइम में, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम एस और टी लिखूंगा, हर एक यूनिट टाइम में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस मूव कर रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपन 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं, 10 मीटर, 20, 30, 40, 50। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, पहले सेकंड में मैं देखा वो मेरे से वो 10 मीटर गाड़ी को बढ़ाया, फिर एक सेकंड के बाद मैं देखता हूँ वो और 10 मीटर गाड़ी को बढ़ा दिया, फिर 3 सेकंड के बाद मैं देखता हूँ वो और एक 10 मीटर बढ़ा दिया। तो जब हम इन सारे डॉट्स को प्लॉट करते हैं तो अपने को एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका ये 0 से शुरू हो रहा है, इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, 1 सेकंड में 10 मीटर, उसके एक फिर 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर एंड सो ऑन। तो अपन क्या देखते हैं? इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज ये हो गया अपना यूनिफॉर्म मोशन। 9th में यहीं तक पढ़ाया जाता था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अपन लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन 11th में नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होना चाहिए? सेम ये वाला ग्राफ बनाते हैं हम लोग, फिर से नीचे ऊपर फिर से आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, नीचे आ जाएगा टाइम। अब मेरे को बोलना है नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये जो 1 2 3 4 5 नीचे लिखा था वो तो अपने हाथ में, तो इसको मैं नहीं बदलूंगा, 1 2 3 4 5 सेकंड्स हो गए ये। और ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है इसके जगह हो सकता है कुछ ऐसा कर्व बन जाए। ठीक है, ऐसा ऊपर कर्व बनेगा मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। और जब स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है इसका मतलब दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग नॉन यूनिफॉर्मली। तो पोजीशन टाइम ग्राफ तीन टाइप का हो सकता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन जब बनता है तो ये जो स्लोप है ये क्या पता पूछा जाता है ना, 9th में तुम लोगों का क्वेश्चन आता था व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो इसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को बताता है। स्लोप मतलब ये जो लाइन की ढलान है वो ढलान या चढ़ाव जो भी बोलना चाहो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उसको बताओगे वेलोसिटी। और स्लोप को निकालने का तरीका भी मैं बता चुका हूं,
मतलब 9th में भी तुम लोग पढ़े हो, और अगर ऐसे रिकॉल नहीं कर पाए तो जब भी स्लोप पूछा जाता है तो याद रखना y एक्सिस में जो भी लिखा है अपॉन x एक्सिस में जो भी लिखा है दोनों को रेशियो लिख दो। तो यहाँ पे y एक्सिस क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ x एक्सिस में क्या लिखा है, टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए व्हाट डज दिस स्लोप रिप्रेजेंट्स, तो तुम लोग बोलोगे इट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। और याद रखना है कि वेलोसिटी होता है कि एक्सेलरेशन होता है, तो y एक्सिस वाला टर्म अपॉन x एक्सिस वाला टर्म, तो s अपॉन t, तो s अपॉन t इज वेलोसिटी। ठीक है, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना वेलोसिटी निकालने के। देखो जैसे एक बड़ा ग्राफ लेते हैं, मान लो अपने पास एक ऐसा ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब मेरे को पूरा लेंथ नहीं मालूम, लेकिन मेरे को इस ग्राफ में ऐसे दो पॉइंट मालूम है, लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी। मेरे इसको बोलेगा ए और बी के बीच में वेलोसिटी कैलकुलेट करना। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक तरीका हो सकता है कि ये वाला एंगल पता कर लो, थीटा, तो यहां भी अगर मैं एक्स एक्सिस से पैरेलल करूंगा तो ये भी थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं शायद इसको, ये मैथ्स की चीज है, तुम लोग रिकॉल कर लेना। यहाँ थीटा है तो ये भी पैरेलल लाइन में थीटा होगा, तो अगर tan थीटा अपन निकाल लेंगे तो भी बता सकते हैं। लेकिन चलो अभी मैं मान रहा हूँ बहुत लोगों को tan थीटा याद नहीं होगा, तो अपन लोग दूसरे तरीके से निकालते हैं। मैं क्या करूंगा, a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, कहां पे, x एक्सिस में। तो यहां से यहां तक मेरे को एक लाइन मिलेगी, ये वाली, ये a और b का x एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, वैसे a से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और b से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया y एक्सिस में, तो यहां से यहां तक मेरे को एक लेंथ मिली। ठीक है, इसका अपन कुछ नाम रखते हैं, इसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा x, इसको बोल रहा हूं मैं डेल्टा y। डेल्टा का मतलब क्या है, ये तो नाम करते हैं, इन पॉइंट्स का कुछ नाम देता हूं। ये पहले आया तो इसको मैं x1 बोल रहा हूं, ये बाद में आया इसको मैं x2 बोल रहा हूं। x2 क्योंकि x एक्सिस पे, ये पहले आया इसको मैं y1 बोल रहा हूं, ये वाला बाद में आया इसको मैं y2 बोल रहा हूं। तो ये लेंथ कितना होगा, अगर मेरे को लेंथ बताना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, y2 माइनस y1, उसी को नाम दे दिया हूं डेल्टा y। वैसे ये वाली लेंथ कितनी बताना होगा, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, इसी को मैंने नाम दे दिया डेल्टा x। अभी मैंने क्या बोला, स्लोप बताना है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप यहां पे हो जाएगा, मेरे को मालूम है वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी बताने का मैं तरीका बताया, y एक्सिस मतलब डेल्टा y अपॉन x एक्सिस डेल्टा x, मतलब y एक्सिस में जितना लेंथ मुझे दिख रहा है, x एक्सिस में जितना लेंथ दिख रहा है, दोनों का रेशियो मैं लिख दूंगा, तो ये अपने को वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था, अगर इसको एक ट्रायंगल बना दे तो ये एंगल अपना थीटा हो गया। ठीक है, इस ट्रायंगल में इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं c, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री यहां पे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, मैं tan थीटा बोलूंगा तो tan थीटा क्या बोलोगे, bc अपॉन ac बनाओगे। आई होप कि tan थीटा sin थीटा cos थीटा निकालना तुम लोगों को आता है, नहीं आता तो रिकॉल करो, मैथ्स जो पढ़े हो 10th में सब लोग। तो bc अपॉन ac, और अब ध्यान दो BC क्या है, ये डेल्टा y ही तो है, तो यहां लिख दिया मैं डेल्टा y, और AC क्या है, डेल्टा x है, ये लिख दिया डेल्टा x। ठीक है, और लाइन की tan थीटा को m बोलते हैं, पता नहीं 10th में तुम लोग y mx c ये पढ़े होंगे, ये वाला कोई बता, ये बेसिकली ना ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, y mx c का मतलब होता है एक लाइन है, इसको कैसे बनाते हैं इसको ऐसे समझो। ये मैथ्स का चीज पढ़ा रहा हूं ना मैं, ये एकदम मतलब नॉर्मल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। एक अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ठीक है, ये जो c है ये बताता है कि मेरी लाइन कहां से शुरू होगी। एक लाइन मतलब ये पेन को मैं ऐसे पकड़ा हूं, ठीक है, ये m जो है, ये देखो m क्या है, tan थीटा है, मतलब m बताएगा कि मेरी ये जो लाइन है ये किस एंगल पे रहेगी, ये ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस रहेगी, कि ऐसे टेढ़ी रहेगी, कि ऐसे नीचे आती हुई दिखेगी, ये इसका एंगल मेरे को कौन बताएगा, m बताएगा। तो यहां से मेरे को पता चल गया एंगल। अच्छा, अब मान लो एक एंगल पता चल गया 45 डिग्री, तो वो तो ऐसा 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 कहीं भी हो सकता है, 45 डिग्री तो मैं कहीं भी रख सकता हूं। ये सी है, ये बताता है कि उसको y एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा, जैसे ये वाला पॉइंट को मैं c बोल दिया। ठीक है, तो यहां पे मेरे को 45 डिग्री का या किसी भी एंगल का एक ऐसे लाइन खींचना है, और ये वाला एंगल अपना होगा थीटा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो लाइन है y mx
लाइन का इक्वेशन है, ये जो मैं टेढ़ी वाली लाइन बनाया है। कैसे पहचानते हैं? C उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, y एक्सिस में एक पॉइंट होगा। जैसे इसको लिखूंगा कैसे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जैसे लिख दिया मैं 10x + 3, y = 10x + 3, ये एक लाइन का इक्वेशन। तो मतलब यहाँ C की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1 2, ये 3 हो गया, और 10x मतलब tan थीटा मेरा कितना है, tan थीटा मेरा 10 है। तो tan थीटा की वैल्यू मैं निकालूंगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू पता चलेगी मेरे को, tan इनवर्स 10 करूंगा तो वहां से मैं एंगल पता कर लूंगा, वो जो भी एंगल आया है वो एंगल बना के हम लोग एक लाइन खींच देंगे, और वो इस लाइन का y = 10x + 3 का इक्वेशन होगा। तो खैर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, tan थीटा से जब हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये क्लियर है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस करना है, मतलब y एक्सिस नहीं कर देना, टर्म जो लिखा है दैट अपॉन यहां पे जो टर्म लिखा है वो, तो y एक्सिस का टर्म अपॉन x एक्सिस का टर्म अपने को यहां पे स्लोप बताता है, यहां से मेरे को पता चला स्लोप यहां पे वेलोसिटी बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम का ग्राफ क्या होता है? नेक्स्ट टाइम का ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ के बाद अगला ग्राफ जो आएगा वो आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नंबर 2 होगा अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें भी 3 केस बनेंगे, जैसे अभी मैं 3 केस बनाया था, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ बनेगा ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इसका ये मतलब है कि एक गाड़ी चल रही है और मैं क्या देखता हूं, वो लगातार 50 की स्पीड से चल रही है, मेरे सामने से गाड़ी ऐसे गुजर रही, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो 50 है तो 50 पे ही चल रही है, ठीक है, तो उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो अपन बोलेंगे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो इस केस में अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो हमेशा की तरह x एक्सिस में टाइम को रखना है अपने को, टाइम t, और यहां पे अपन रखेंगे वेलोसिटी v। तो क्या देख रहा हूं मैं, 50 मान लेते हैं, ये 50 है, तो 50 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, मेरी घड़ी तो बढ़ती रहेगी आगे, 1 2 3 4 5 सेकंड के बाद भी मैं क्या देखूंगा कि एक स्ट्रेट लाइन बनता है ऐसा। ये हो गया केस अपना ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये केस तो आसान था। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डज द एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स? तो एरिया अंडर द ग्राफ किसको बोलते हैं? ये ग्राफ बनाया है, अभी यहां से ये वैल्यूज हटा के मैं इसको v और t ही बोल देता हूं, ठीक है, पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ मतलब ये मैं 5 सेकंड तक का बनाया था या t10 तक का बनाया था, तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर गिरा दूं ऐसे। अब ये वाला एरिया देखो, एक रेक्टेंगल बना, ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा ये पूछा जाता है अपने से। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहां पे किसी एक चीज को मैं लेंथ मान लेते हैं, मैं y एक्सिस को लेंथ मान रहा हूं, क्या होगा, इसको लेंथ मान रहा हूं, इसको ब्रेड्थ मान रहा हूं, तुम्हारी मर्जी, किसी को भी मान सकते हो। तो लेंथ मेरे लिए हो गया y एक्सिस, लेंथ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, y एक्सिस में क्या लिखा हुआ मेरा, वेलोसिटी, x एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, टाइम, और v into t क्या होता है, v into t डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे पता चला? अभी थोड़ी देर पहले मैं वेलोसिटी का फार्मूला लिखा था, v = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस टाइम को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऐसे तो आएगा ना, s = v into t होगा, यहां मेरे को v into t दिखा, मतलब LHS में s होना चाहिए। तो अब मेरे से कोई पूछेगा व्हाट डज एरिया अंडर द ग्राफ, व्हिच ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, तो मैं बोलूंगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कई बार तुम लोगों से ग्राफ देके पूछेगा कि इसको देख के बताओ गाड़ी कितना चली, तो क्या करोगे, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ऐसा मैं ग्राफ बना दिया, यहां बना दिया वेलोसिटी, यहां बना दिया टाइम, और एक ऐसा ग्राफ दिखा दिया। इस ग्राफ का ये मतलब है यहां से यहां तक स्पीड बढ़ रही थी, फिर थोड़ी देर तक ये कांस्टेंट स्पीड से चला, फिर ये ब्रेक लगाया, फाइनली जाके रुक गया। अब मेरे से पूछेगा बताओ भाई इसमें गाड़ी कितना चली, इस पूरे प्रोसेस में स्पीड बढ़ाने, कांस्टेंट चलने और ब्रेक लगा के रुकने तक गाड़ी कितना चली। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, अगर मेरे को सबकी वैल्यू मालूम है, एक मेरे को यहाँ पे ट्रेपेजियम दिख रहा है, मैं ये वाला एरिया निकालूंगा, अगर एरिया निकाल लिया तो मैं क्या बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। इस तरह का क्वेश्चन अपन जो करेंगे आगे चलते 11th में, ये वाले क्वेश्चंस करने, तो डिस्प्लेसमेंट पूछे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ सामने दिखता है या प्लॉट कर पाते हो तो उससे डिस्प्लेसमेंट तुरंत बता सकते हो। नेक्स्ट
केस क्या हो सकता है, अभी हम लोग देख रहे थे एरिया अंडर ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, अब हम लोग देखें कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस। दूसरा हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो, कोई जरूरी तो नहीं ना कि गाड़ी हमेशा एक ही स्पीड से चलती दिखेगी मेरे को। मैं देखता हूं कि ये गाड़ी स्पीड बढ़ा रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ा रहा है, मतलब एक सेकंड में मेरे को दिखता है उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में दिखता है 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तीसरे में दिखता है 30 मीटर पर सेकंड, चौथे में 40 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है। तो इस केस को अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या इसी को तुम लोग यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ रही है इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। 10-10 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ी हर एक सेकंड में। तो इस टाइप का ग्राफ कैसा दिखेगा जब प्लॉट करोगे तो, जैसे वहां पे हम लोग बनाए थे कांस्टेंट यूनिफॉर्म वाला जो बनाए थे, एक्सेलरेशन हो रहा है, यहां लिखूंगा मैं टाइम, यहां लिखूंगा वेलोसिटी, अगर रेस्ट से शुरू किया तो 0 से शुरू करूंगा और एक लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दिया। अब मेरे से पूछा जाएगा, यहां पे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप बताने का मैं अभी तरीका बताया, y एक्सिस में जो लिखा है अपॉन x एक्सिस में जो लिखा है, तो y एक्सिस में यहां लिखा है वेलोसिटी, x एक्सिस में यहां लिखा है टाइम, तो स्लोप यहां पे क्या बताता है मेरे से पूछा जाएगा, तो यहां लिखा है स्लोप बताएगा मेरे को वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम उतना होता है एक्सेलरेशन। So slope of velocity time graph represents acceleration and area under the velocity time graph represents displacement. ये तो इंपॉर्टेंट चीज अपन लोग लाइन से पढ़े हो। अच्छा अब देखो इस ग्राफ और इस ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे पैरेलल लाइन बनी थी ऐसे, ये पैरेलल लाइन बनी थी और ये लाइन यहाँ पे ऐसे टेढ़ी हो गई, मतलब अगर मेरे को पेन को ही रखना है तो पेन को मैं यहाँ पे पैरेलल एक्स एक्सिस रखा हूँ, यहाँ पे अपन लोग टेढ़ा रखिए, लेकिन है तो वो पॉइंट ही, मतलब एक ग्राफ ही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां पे भी अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा लास्ट पॉइंट से, तो ये वाला एरिया भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मेरे को एक रेक्टेंगल ही मिलेगा एरिया निकालने, रेक्टेंगल नहीं है तो ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल नहीं है तो एक ऐसा एरिया भी मिल सकता। अभी जो मैं बनाया था ये ऐसा दिखने वाला, ये वाला ग्राफ बनाया था मैं, ये ट्रेपेजियम है, तो ग्राफ किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन एरिया अंडर दैट ग्राफ हमेशा अपने को कितना गाड़ी अपन चलाए वही बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो एरिया जब भी निकालोगे आप लोग डिस्प्लेसमेंट बता रहे होते हो, और स्लोप जब निकालोगे तो एक्सेलरेशन बता रहे होते हो। तो ये दो केस हो गया। एक तीसरा केस इसमें आता है जो कि 9th में नहीं पढ़ते थे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये था वो। तीसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अभी मैंने बोला था एक एक सेकंड में 10-10 मीटर गाड़ी मूव कर रही है, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि गाड़ी हमेशा ऐसे चले, क्योंकि कभी ब्रेकर आ गया, कभी कुत्ता आ गया गाड़ी के सामने तो ब्रेक लगाना पड़ता है, फिर खाली रोड में अपन स्पीड भगाते हैं। तो नॉर्मली जो एक्चुअल लाइफ में जो अपन लोग गाड़ी चला रहे होते हैं वो अपन लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली गाड़ी चला रहे होते हैं। ये जो यूनिफॉर्म मोशन था उसकी जगह आ जाएगा अपना तीसरा केस, इसको लिखेंगे अपन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जगह वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल क्यों? क्योंकि वो चेंज हो रहा है। तो इस टाइप का जो केस होगा अब देखो उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ के केस में लास्ट में मैंने बनाया था, इसमें मेरे को ऐसा कुछ कर्व मिलेगा। और ये वाला केस अपन लोग 9th में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ते थे, लेकिन 11th में अपने को यही वाला केसेस ज्यादा दिखेंगे जिसमें गाड़ी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल सकती है। तो इस केस में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब मेरे से पूछेगा इसको देख के बताओ भाई एक्सेलरेशन कहां पे कितना है, तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, स्ट्रेट लाइन थी तो मैं स्लोप बता रहा था y एक्सिस अपॉन x एक्सिस करता था। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा यहाँ का स्लोप देखो, तो यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप देखो, तो स्लोप देखने का तरीका क्या होगा, पर यहाँ पे टेंजेंट, ये टेंजेंट खींच दिया, यहाँ पे टेंजेंट खींच दिया, टेंजेंट समझते हो ना, जिस भी पॉइंट पे पूछेगा तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन नहीं है तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी एक्सेलरेशन की अलग अलग पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे वैल्यू अलग आएगी, जैसे जैसे मैं उंगली को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ एक्सेलरेशन चेंज होता जा रहा है। इस वाले में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मान लो कांस्टेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि हर पॉइंट पे क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब बदलता हुआ एक्सेलरेशन है, तो कम ज्यादा आ सकता है अलग अलग पॉइंट पे।
इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन में नहीं बना। तो इसी चीज को जब अपन आगे पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन और एक्सेलरेशन का सॉरी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इस वाले ग्राफ से ही अपने को वो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, वो समझ में। तो खैर अपन उसमें बाद में जाएंगे। तो ये केस समझ में आ गया। इसमें भी अगर मैं इसको पूछे कि इस टाइप का मोशन है और गाड़ी कितना चली है, तो अपन कैसे बताएंगे? जैसे इस पॉइंट तक पूछ लिया मेरे से गाड़ी कितना चली, अपन क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा देंगे और देखो ये एक एरिया मिला। अब मेरे को तकलीफ क्या होगी यहाँ पे, ये जो एरिया मिला है ये नोन कोई ज्योमेट्री, यहाँ पे ट्रायंगल था, यहाँ पे ट्रेपीजियम था, इन सब का मेरे को फॉर्मूला आता है कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। लेकिन ये तो अजीब सा कुछ दिख रहा है, ये तो ना ट्रायंगल है, ना सर्कल है, ना ट्रेपीजियम है, ना रेक्टेंगल है। तो इसका देखो इंटीग्रेशन करके एरिया निकालना होगा आगे चल के, वो सब अपन लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया अपना यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।